मैं कार्यकर्ताओं से रूबरू तो रहता हूँ और अच्छे सुझाव आए हैं। जहाँ भी कमियां हैं उसको पूर्ति करने के लिए हम कदम उठाएंगे। कांग्रेस संगठन को मजबूत करने का बीड़ा अब दिग्विजय सिंह ने उठाया है। दिग्गी ने कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी ली है। जिस तरह से दिग्विजय प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, उससे पहले ही अंदाजा लग चुका था कि 2023 में दिग्विजय किसी अहम भूमिका में दिखेंगे। जाहिर है कि कांग्रेस का फोकस इस बार संगठन को मजबूत करने पर ज्यादा है। लिहाजा दिग्विजय सिंह से मुफीद कांग्रेस के लिए भला और कौन हो सकता था। पीसीसी चीफ कमलनाथ खुद ये मान रहे हैं कि 2018 की अपेक्षा इस बार उनका फोकस संगठन पर ज्यादा है। हमारा चुनाव केवल भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, हमारा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के संगठन से है और हम पिछले सालों में केवल संगठन की मजबूती की ओर जा रहे हैं। हमारे जो मंडल सेक्टर बन रहे हैं ताकि हमारा संगठन मजबूत हुए। संगठन की कमजोरी से और बिखराव से ये स्थिति रही होशंगाबाद की। कमलनाथ कई बार मंच से ये कह चुके हैं कि उनका मुकाबला बीजेपी के संगठन से है, इसलिए कांग्रेस लगातार अपने संगठन को मजबूत करने पर ध्यान भी दे रही है। हालांकि बीजेपी तो तंज कस रही है कि कांग्रेस नेताओं में एक दूसरे से बड़े बनने की होड़ लगी है। लेकिन कांग्रेस में तो छोटेपन की और ओछेपन की होड़ लगी हुई है। हर नेता दूसरे नेता को छोटा करने के लिए बड़ा बयान देना चाहता है और इस होड़ में कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी सब शामिल हैं। सूत ना कपास, जुल्हाओं में लट्ठम लट्ठा, कांग्रेस का क्या होगा भगवान जाने। जिस तरह से कांग्रेस ने अपने संगठन को मजबूत करने पर फोकस किया है, उससे तो यही लग रहा है कि 2023 का चुनाव बीजेपी संगठन बनाम कांग्रेस संगठन होगा। वहीं जानकारों का मानना है कि कांग्रेस ने बीजेपी से बहुत कुछ सीखा है। जिस तरह बीजेपी अपने संगठन को मजबूत करने पर ध्यान देती है, कुछ उसी तरह अब कांग्रेस भी अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी है। लेकिन बीजेपी के संगठन से टक्कर लेना कांग्रेस संगठन के लिए एक कड़ी परीक्षा से कम नहीं होगा। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, क्या कांग्रेस संगठन को मजबूत करना दिग्विजय के लिए एक चैलेंज होगा? सवाल नंबर 2, क्या दिग्विजय सिंह कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह फूंकने का काम कर पाएंगे? सवाल नंबर 3, क्या 2023 का चुनाव बीजेपी संगठन बनाम कांग्रेस संगठन होने जा रहा है? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है कांग्रेस का दिग्गी प्लान। अक्सर ये बात कही जाती है कि आप अपने मजबूत प्रतिद्वंद्वी से सीखिए, और सीखने का मतलब नकल करना नहीं होता, अकल के साथ उसके अच्छे गुणों को आत्मसात करना होता है। आप में से जो लोग क्रिकेट के शौकीन हैं वो जानते हैं कि 70 से 80 के दशक तक वेस्ट इंडीज़ और ख़ास तौर से वेस्ट इंडीज़ की टीम के पेस बॉलर्स और आक्रामक बल्लेबाजों का क्रिकेट विश्व क्रिकेट में दबदबा रहा। इससे सबसे ज़्यादा सीखा इस एशिया और वो भी दक्षिण एशिया महाद्वीप की टीमों ने, भारत, श्रीलंका और पाकिस्तान ने। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में पिचें तेज़ और उछाल वाली होती थी, मौसम ठंडा होता था तो वहाँ तेज़ बॉलर निकलते थे। लेकिन भारत, श्रीलंका और पाकिस्तान में इस तरह की परिस्थितियाँ नहीं थी। इसीलिए हमारे यहाँ बिशन सिंह बेदी, प्रसन्ना, चंद्रशेखर, मनिंदर सिंह ये तो खूब होते थे। लेकिन एक कपिल देव आया 1982 में, फिर झड़ी लग गई और आज हमारी पेस बैटरी दुनिया की बेहतरीन तेज़ गेंदबाजी का नमूना है। ये सीखने का स्तर है। कांग्रेस ने 2018 में देखा कि अगर वो अपनी 5 सीटें ही बीजेपी से बढ़ा पाई बहुत जतन करने के बाद भी, तो इसका एक बड़ा कारण था संगठन, संगठन, संगठन। और यही वजह है कि कमलनाथ 2018 से लेकर 1 जून 2018 को वो प्रदेश अध्यक्ष बने कांग्रेस के, तब से लेकर 2023 के चुनाव के ठीक पहले, यानी अब जब 6 महीने बचे हैं चुनाव को, तब भी उनका एक ही कहना है, बीजेपी के मजबूत संगठन से हमारी टक्कर है। बीजेपी के इस मजबूत संगठन से टकराने के लिए दिग्विजय सिंह उनके पास हैं, क्योंकि वो जानते हैं, मानते हैं कि 10 साल मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह, अच्छे से संगठन की अच्छी चीज़ों को कांग्रेस की जानते हैं और चुनौतियों और ख़राब चीज़ों को भी जानते हैं। और इस दौरान बहुत सारी चीज़ें कमलनाथ जी ने और उनकी टीम ने बीजेपी से देखकर सीखी हैं, समझी हैं
और संगठन पर अपनी सीमा क्षमता के भीतर ध्यान दिया है। बीजेपी ने भी अपने संगठन की चुनौतियों को 2018 में समझा है कि हम सरकार की योजनाओं को शायद बेहतर तरीके से नीचे तक नहीं पहुंचा सके, तो हमें वो तैयारी करनी है। हम शायद अपने नेताओं के भीतर के द्वंद्व को दूर नहीं कर पाए पूरी तरह से, तो उसकी चुनौती हमें मिली 2018 में कि हम 5 सीटों से पीछे हो गए, वोट परसेंटेज अधिक था। तो दोनों ही दल अपने अपने संगठन को, जिसका बहुत मजबूत संगठन है वो भी समीक्षा कर रहा है, और जिसका संगठन बीजेपी से कमज़ोर है यानी कांग्रेस, वो अपने संगठन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। आज इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष योगेश यादव जी, बहुत स्वागत करता हूं। रजनीश अग्रवाल जी हैं, प्रदेश मंत्री हैं बीजेपी के, युवा नेता हैं। दोनों ही नेता संगठनात्मक चुनौतियों को न सिर्फ अच्छे से समझते हैं, बल्कि जिस तरह की भूमिका उनकी अपनी अपनी पार्टियों में है, तो उससे वो संगठन से जुड़े विषयों में काफ़ी हद तक एक इन्वॉल्व मेंबर की तरह भी हैं। मनोज सैनी है हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एडिटर, बहुत स्वागत मनोज आपका भी। मनोज, किस तरह आप देखते हैं, दिग्विजय सिंह जी हर सवाल का जवाब तो बेहिचक नहीं हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए संगठनात्मक मोर्चे पर, मान मनोबल की राजनीति के लिए और मध्य प्रदेश की स्थितियों को, राजनीतिक स्थितियों को समझते हुए टिकट वितरण जैसी प्रणाली में उनकी भूमिका खासी महत्वपूर्ण है। क्या क्या सीख रही है कांग्रेस बीजेपी से, किस तरह आगे बढ़ रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ऐसा संगठन है जिसने फर्श से लेकर अर्श तक का एक रोल अदा किया है, और उस समय तो दिखाई दे रहा। और कांग्रेस वो संगठन है जो अर्श पर पहुंचा लेकिन फर्श पर आने की तैयारी है। तो अब शरद जी, यही मौका है जब बेहतर तरीके से हम एक दूसरे को समझ लें, यानी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को समझ ले और कांग्रेस बीजेपी को, दोनों दलों को समझने की जरूरत है। लेकिन दिग्विजय सिंह या कमलनाथ ने शायद इस बार बेहतर तरीके से समझने का प्रयास भी किया और समझ भी रहे हैं। जिस तरह से वो आज उज्जैन में थे, उससे पहले हमने बीना या बाकी अन्य स्थानों पर उनको देखा, कार्यकर्ता ऊपर बैठ रहा है मंच पर और वो नीचे बैठ रहा है। ये पूरी प्रणाली भारतीय जनता पार्टी की है, तो उन्होंने उसी को आत्मसात करने का प्रयास किया और बार बार ये कह भी रहे, जिसका जिक्र आपने भी किया, कमलनाथ जी भी हर मंच पर कह रहे हैं। आज भी जब वो नंदापुर पहुंचे तो उन्होंने वही बात कही कि हमारा किसी से मुकाबला है संगठन से। तो हमें लगता है बहुत जो कुछ करने की जरूरत है कांग्रेस के भीतर भी, कांग्रेस भी कर रही है। और आप देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर आज भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर है, वो भी यहाँ पहुंचे, तो वो भी बंद कमरे में 1 to 1 चर्चा अपने नेताओं से कर रहे थे। जो विसंगतियां कुछ पार्टी के भीतर आ गई है, जिनको बेहतर करने की जरूरत है, क्योंकि कुछ ये तो मानना पड़ेगा कि 18 में आपकी सरकार तो नहीं बनी, ये बात अलग है कि 2023 तक आपकी सरकार है, लेकिन 23 में क्या आप सरकार बना पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस भी उसी लाइन पर आगे बढ़ रही। तो बहुत कुछ समझा है भारतीय जनता पार्टी के संगठन से, महिलाओं को सम्मान देना, मंच पर बैठना, आज हम देख रहे थे, या युवा कार्यकर्ताओं के साथ कैसे एक दूसरे के पर विश्वास जताना, ये सब दिग्विजय सिंह, कमलनाथ बेहतर समझ रहे हैं। क्योंकि यही वो दो नेता है शरद जी, जो शायद इस पीढ़ी को समझा पाएंगे, और खुद समझ गए तो आगे कांग्रेस मजबूत हो पाएगी। समझ के साथ, समझते तो हम में से बहुत सारे लोग बहुत, लेकिन एक चीज़ कही जाती है कि जब आप उसको आत्मसात कर लेते हैं तो परिवर्तन घटने लगता है। ईश्वर को बौद्धिक दृष्टि से समझना और ईश्वर में अपने को विलीन कर लेना, ऐसा दार्शनिक कहते हैं, उसमें बड़ा अंतर होता है। एक शब्द और कहा शरद जी, दिग्विजय सिंह जी ने बड़ा अच्छा शब्द कहा। उन्होंने कहा कि जितना अमृत पीना है वो सब पीले, मैं जहर पीने को तैयार हूं। जब कोई बड़ा नेता ये पुरानी पंचलाइन है, जी जी, और ये पंचलाइन है जी जी, वो हमेशा ये कहते हैं कि पंचिंग बैग हूं, जो भी आता है वो एक घूसा मार के चला जाता है। ये बहुत चतुर रणनीति है उन नेताओं की जो इस समय, लेकिन ये भी एक बड़ा सवाल है कि चुनाव के 5 महीने पहले ही नेताओं को, दोनों पार्टियों की मैं बात कर रहा हूं, अपने कार्यकर्ताओं के गरल पीने की बात क्यों उनके दिमाग में आती है? अगर 5 साला प्रक्रिया का ये हिस्सा हो तो ये मान मनोबल की राजनीति ही क्यों हो? रजनीश जी, आपकी तरफ आ रहा हूं, आप किस तरह देखते हैं? दोनों ही पार्टियां अपनी संगठनात्मक समीक्षा में व्यस्त हैं। कांग्रेस बार बार कह रही है सबल बीजेपी के संगठन से हमारा मुकाबला है, हमेशा ही होता है, और बीजेपी के संगठन का कोई जवाब नहीं, और वो भी मध्य प्रदेश का संगठन। किस तरह से आप देखते हैं अपने संगठन की समीक्षा को भी और कांग्रेस की टीका टिप्पणी को भी? देखिए, किसी भी राजनीतिक दल का संगठन खड़ा होता है दधीचियों से, तपस्वियों से, संगठन के साधकों से। कई लोग जो नजर नहीं आते उस संगठन को गढ़ने में जुटे होते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो आज दिख रही है उसके पीछे आज भी ऐसे कई कार्यकर्ता हैं, लाखों की संख्या में कार्यकर्ता हैं
मैं वर्तमान की बात कर रहा हूं, मैं इतिहास की बात नहीं कर रहा हूं। जो संगठन को गढ़ने में लगे हैं, पन्ना प्रमुख, पन्ना समिति बनाने में लगे हैं, लोगों की जानकारी, कार्यकर्ताओं की जानकारी संगठन ऐप में फीड करने में लगे हैं, और ऐसे बूथों पर हमारे कार्यकर्ताओं के लगभग 30 लाख कार्यकर्ताओं को मजबूत करने में जुटे हुए, ये सामान्य बात नहीं है। तो इसलिए जो प्रेरणा जिनसे पाई है, जो खप गए, जिन्होंने लगातार काम की प्रेरणा, संगठन को बनाने गढ़ने की प्रेरणा दी है, वो प्रेरणा के कारण कांग्रेस में है क्या, या लगाया धोया हो गया? ऐसे नहीं होता जी। एक बयान मारा, हमारा संगठन अब भाजपा जैसे मजबूत हो गया, या दो चार लोगों से मिले और किस्सा कहावतें कहानियां सुनाई, हो गया? ऐसे नहीं होता। और जो बात अभी कही गई कि दिग्विजय सिंह जी के बारे में, तो दिग्विजय सिंह जी के बारे में जो गरल पीने की बात है, तमाम प्रकार की पंचिंग बैग की बात है, तो पंचिंग बैग आपको कोई कार्यकर्ता, कोई नेता कांग्रेस का क्यों बनाता है? और वो नेता जो कांग्रेस में ही है, कांग्रेस छोड़ के नहीं गया, आज भी आपके बारे में मीडिया के सामने अपने उद्गार व्यक्त करता है जो अच्छे नहीं है, आप लोग समय समय पर दिखाते हैं। तो इसका मतलब है कि आपके इस प्रकार के काम हैं जो कांग्रेस पार्टी के अन्य नेताओं को सुहाते नहीं है, अच्छे नहीं लगते, इसलिए वो इस प्रकार के बयानात मीडिया के सामने भी तमाम नेता देते हैं जो पदों पर कांग्रेस के आज भी बैठे हुए हैं। तो इसलिए दिग्विजय सिंह जी जाएं, घूमे फिरें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारी भी ताकत है, इसमें कहीं कोई कहने में संकोच नहीं है। क्योंकि ताकत कोई मैं तंज नहीं कस रहा हूं, क्योंकि हमें याद दिलाने में आसानी होती है कि कांग्रेस का शासन सत्ता का व्यवहार कैसा है, कांग्रेस के अंदर की राजनीति का उदाहरण क्या है, कांग्रेस की सोच, कांग्रेस की विचारधारा कैसी है, हमें याद कराने में कठिनाई नहीं होती, हमारे कार्यकर्ताओं को भी और जनता को भी। जी, तो सुना आपने योगेश जी, अपने युवा सहयोगी जो राजनीतिक मित्र भी हैं आपके, उनकी बात आपने सुनी। कांग्रेस किसी गलतफहमी में नहीं है, ऐसा संकेत कमलनाथ जी कई बार दे चुके हैं। दिग्विजय सिंह जी 2018 की अपनी भूमिका का विस्तार देते हुए फिर नजर आ रहे हैं। लगभग यही भूमिका, बल्कि 100% यही भूमिका उनकी 2018 में थी। तब नर्मदा परिक्रमा के बाद ये भी माना जा रहा था कि 100 से अधिक विधानसभा सीटों का फीडबैक भी उनको इस यात्रा के दौरान, नर्मदा परिक्रमा के दौरान मिला है। अब फिर यही बातें हैं कि हम कुछ अपनी कमजोरियों को दूर कर लें तो हम बहुत अच्छी स्थिति में होंगे। कमलनाथ जी भी ये मानते हैं कि इस प्रक्रिया से जुड़ी हुई, BLO इत्यादि से जुड़ी हुई कुछ चुनौतियां हम ठीक कर लें तो हम अच्छी टक्कर न सिर्फ दे सकते हैं बल्कि मैदान भी मार सकते हैं। ये भी दावा है। ये दावे दोनों दलों से आते हैं, आएंगे ही चुनाव के पहले। आप किस तरह देखते हैं? शरद जी, पहले तो मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि मनुष्य कभी भी पूर्ण नहीं होता, हर जगह अपरिपक्वता रहती है, लेकिन उस अपरिपक्वता के लिए प्रेरणा कभी विपक्ष से या ऐसे संगठन से नहीं ली जा सकती कि जो हमारे लिए एक चुनौती है या कंपटीशन बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ कांग्रेस ने कभी नहीं देखा है, क्योंकि कांग्रेस की एक सर्वस्फूर्त चेतना है, कांग्रेस की एक मौलिकता है, कांग्रेस का एक संचलन है और कांग्रेस की अपनी नीति रीतियां हैं। प्रेरणा उस संगठन से ली जा सकती है कि जिसका कोई अपना आदर्श हो, जिसके पास अपने बहुत बहुमूल्य प्रतिमान हो। ऐसे कोई स्थापना भारतीय जनता पार्टी में हमें नजर नहीं आते कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई प्रतिमान स्थापित किए। एक पराजित पार्टी जो 2018 में अपना जनाधार खो चुकी थी, जिसने खरीद फरोख्त करके सरकार को बना लिया, वो कांग्रेस के लिए कभी भी प्रेरणा नहीं हो सकती, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। दूसरी बात, ये बात आपने सही कही और मैंने आपके ही लोकप्रिय चैनल में 2018 के पहले ये बात कही थी, आप ही डिबेट में बैठे हुए थे कि नीलकंठेश्वर होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अमृतपान हर कोई करता है, लेकिन विषपान करने वाले भी इतिहास में अमृतत्व प्राप्त करते हैं बिना अमृत का पान किए हुए। और यही हुआ कि आज कांग्रेस में दिग्विजय सिंह जी हैं, कमलनाथ जी हैं और भी हमारे बहुत सारे नेता हैं, सुरेश पचौरी जी हैं, अरुण यादव जी, डॉक्टर गोविंद सिंह जी, एक लंबी फहरिस्त है जो सब कोई विषपान के लिए तत्पर है, नीलकंठेश्वर बनने के लिए तत्पर। सत्ता की लोलुपता या सत्ता का जो चरम नजर आ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी में स्पष्ट नजर आ रहा है। अभी मेरे भाई रजनीश कह रहे थे कि हमें कुछ नजर नहीं आ रहा, सब कुछ तो आप में दिख रहा है। जो अपरिपक्वता, बयानबाजी, संगठन, सीएम की कुर्सी के लिए दौड़, ये सारी बातें तो आपके सामने नजर आ रही है। और जितना कुछ भी भारतीय जनता पार्टी ने सीखा है
मैं गौरव के साथ कहता हूं वो कांग्रेस से सीखा है। मुस्कुराना सीखा है तो कांग्रेस से सीखा है, सरलता सीखी है तो कांग्रेस से सीखी है, लोगों के बीच में जाना सीखा है तो कांग्रेस से सीखा है। और जो ये धर्म का कार्ड आपने खेलकर सत्ता को हथियाया है, तो बस मेरा एक निवेदन है कि सब कुछ आपने कांग्रेस से सीख लिया, एक कमी आप में बाकी रह गई कि जनता का काम करना आप लोगों ने नहीं सीखा। महंगाई है, बेरोजगारी है, झूठे नारे हैं, बेबसी है, अत्याचार है। थोड़ा बराए करम कि कांग्रेस के इस नेचर को भी आत्मसात कर लें, विकास की तरफ बढ़ाएं इस देश को, इस प्रदेश को, वरना ये इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। हमें आपसे प्रेरणा लेने की कोई आवश्यकता नहीं, कांग्रेस की अपनी नीति, रीति और नियोजन है और हम सफल होंगे। अपने से प्रेम करना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जैसी एक ग्रीक कथा कहती है कि नार्सिसस इफेक्ट नहीं होना चाहिए। एक ऐसा देवता जो अपनी ही छवि पानी में देखता है और आत्ममुग्ध हो जाता है कि मैं कितना सुंदर हूँ, आत्ममुग्धता का भाव नहीं आना चाहिए। और आत्ममुग्धता नहीं है शरद, नहीं, मैंने ये नहीं कहा सर, मैंने बिल्कुल नहीं कहा ये। मैंने कहा अपने से प्रेम करना बहुत आवश्यक है, लेकिन दूसरे से सीखने की जो एक परंपरा है, और मुझे लगता है कि युद्ध करते समय अनायास ही बहुत सारी चीज़ें प्रतिद्वंद्वी की आप सीखते हैं, कुरुक्षेत्र से लेकर बल्कि मैं कहूँगा कि आप राम और रावण के युद्ध को भी देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें इधर से उधर गई हैं और उधर से इधर आई हैं, और वो युद्ध के निर्णायक क्षणों में बड़ी महत्वपूर्ण भी हुई हैं। तो एक दूसरे को देखकर सीखा भी जाता है। लेकिन आपने ये सही कहा कि अपने वंश, परिवार और अपनी सोच और दृष्टि से सीखना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इससे हम सब सहमत हो सकते हैं। मनोज जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी ने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। वो एक ऐसी पार्टी रही है जिसे रातों रात नहीं मिल गया कुछ भी, रातों रात किसी को भी कुछ नहीं मिलता, लेकिन कांग्रेस के लिए ये परसेप्शन है कि आज़ादी की लड़ाई में उसकी भूमिका और उसके प्रमुख नेताओं की लीडरशिप उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुई आज़ादी के बाद भी। और यही वजह रही कि एक लंबे 3 से 4 दशक का कार्यकाल केंद्र में और अनेक राज्यों में उसकी सरकारों का रहा। बीजेपी ने सबसे सीखने की कोशिश की। उसने कांग्रेस से भी सीखा, उदारीकरण की नीतियां हों या फिर बात आप करिए रक्षा संबंधी चीज़ों की, उसने सीखने से परहेज नहीं किया। लेकिन अपनी विचार दृष्टि, जो योगेश जी ने भी कहा, वहाँ उसने परिवर्तन करने से भी परहेज किया। आप इस मोर्चे पर कैसे देखते हैं? आज कई बार आरोप लगते हैं कि कांग्रेस सैफरॉन बीजेपी जैसी हो गई है, राम की पूजा, राम को लेकर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय तो कई बार ऐसा लगता है कि बीजेपी कार्यालय से आगे बढ़कर भी हिंदुत्व की रीति नीति में खड़ा है। देखिए, सीखने की जरूरत तो है और जीवन में हर किसी को सीखने की जरूरत होती है, वो चाहे कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी पार्टी हो या मैं हो या आप हो, और सीखना ही चाहिए। जहां लगता है कि हम कुछ बेहतर कर सकते तो बिल्कुल सीखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने इसे सीखा, लेकिन कई बार ये भी समझ आया कुछ ज़्यादा भी सीखा, उसका असर भी अभी दिखाई दे रहा है, तो पार्टी उसको भी गंभीरता से ले रही। देखिए शरद जी, कई बार बहुत आप ऊंचे पद पर भी पहुंच जाते हैं तो शायद कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, उसको याद रखना चाहिए। और इस समय बीजेपी भी इसको समझ रही है, इसीलिए आप देखिए वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई। नरेंद्र सिंह तोमर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। 2018 में इसकी कमी हमने देखी थी, कई बार आपकी हमारी इस मुद्दे पर चर्चा हुई है, लेकिन बीजेपी ने अपना सुधार किया, यानी कुछ सीख ली। अब सीख कहाँ से ली? कांग्रेस से। निश्चित रूप से जो संगठन पहले रहा नहीं करता था, उस दौर में वो सब एक साथ मिल गए और भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर तो बार बार कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के संगठन को तवज्जो दे रहे हैं, भारतीय संगठन के आधार पर ही हम आगे अपने संगठन को बड़ा कर रहे हैं। लेकिन सर जी, ये वो वाला मौका है 2023 का जिसमें समझना ही पड़ेगा, एक दूसरे से सीख लेने की आवश्यकता होगी, क्योंकि जो गवा देगा, यदि कांग्रेस इस बार गई तो कांग्रेस का बड़ा नुकसान हो जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी को कहीं छोटा भी नुकसान हुआ तो फिर वो बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी के लिए बन जाएगा। कार्यकर्ता आधारित पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और कार्यकर्ता आधारित ही पार्टी अब कांग्रेस बनना चाहती है। रजनीश जी, मैं एक बड़े अखबार में काम करता था, ये कुछ पुरानी बात है, करीब 15 साल तो नहीं, करीब आप बेशक 12 साल पहले की बात तो कर सकते हैं। और उस समय आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, जहाँ तक मुझे याद है, नितिन गडकरी जी होते थे। और उस समय आपकी पार्टी ने पश्चिम बंगाल के मॉडल का अध्ययन किया था कि 25 साल ज्योति बसु वहाँ रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं का किस तरह की भूमिका रही है। उस पर एक स्टोरी उस अखबार में हुई जिसको मैंने करीब से देखने की कोशिश की एक पत्रकार के तौर पर। तो पाया यही गया कि कार्यकर्ताओं के साथ
इस वामपंथी पार्टी का व्यवहार बहुत बेहतर था और उनके आर्थिक पुनर्वास के लिए पीडीएस से उसने कार्यकर्ताओं की श्रृंखला को जोड़ा था। कार्यकर्ता ही आपकी सफलता की इबारत रचने वाला सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, घटक होता है। बीजेपी इसको साध कर आगे बढ़ती रही है। आज 2023 में आप क्या स्थिति पाते हैं इसको लेकर? देखिए, आपने बहुत सही याद किया। 2011-12 को ही नहीं, 2003 में जब सरकार बनी तो श्रद्धेय स्वर्गीय अनिल दवे जी ने भी एक योजना करके दल पश्चिम बंगाल भेजा था कि सरकारें कैसे संगठन के साथ में मिलकर स्थायित्व पा सकती हैं। तो वो अध्ययन भी किए, पर बाद में कुछ हमने सीखने का काम किया। जो एक बात आप कह रहे थे कुरुक्षेत्र का उदाहरण देकर के अपने प्रतिद्वंदी से, समाजशास्त्र के प्रोफेसर अब नहीं रहे सागर विश्वविद्यालय में, प्रोफेसर एस.एन. शर्मा जी, वो बहुत अच्छा समाज शास्त्र मुझे भी उनकी छत्र छाया में कुछ सीखने का मौका मिला है उसी विश्वविद्यालय में। जी, तो मैं भी सौभाग्यशाली रहा हूँ कि उनसे मैंने कम्युनिकेशन पढ़ा है। उन्होंने किताब भी लिखी है। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि जब हम समाज में रहते हैं तो जिनके साथ में हम रहते हैं उनका शायद मुकाबला करें, चाहे साथ पाए, संग पाए, तो गाहे बगाहे हम उनकी शैली को अपनाने लगते हैं। हम उसको कई बार अलग अलग ढंग से देख सकते हैं, चाहे अनचाहे, चाहे के भी कर सकते हैं, अनचाहे भी कर सकते हैं, और ये होता है। कांग्रेस के भी, जिसे हम दुर्गुण कहते हैं कि भाजपा में कांग्रेसीकरण आ गया, जिसकी तरफ इंगित कर रहे थे मनोज सैनी, तो हाँ हुआ है, क्योंकि कांग्रेस सत्ता की पार्टी आजादी के बाद से रही, जैसा आपने उल्लेख किया। नहीं तो कांग्रेस में भी खत्तरदारी हुआ करते थे, व्रतधारी हुआ करते थे, कांग्रेस में तपोतपस्वी हुआ करते थे, लेकिन सत्ता का प्रभाव पड़ा और कैसे हालात हुए आज सब में छिपे हुए नहीं, लेकिन हम वैसे ना बने सत्ता के प्रभाव में। तो इसलिए हमें लगातार इस प्रकार के प्रयास सांगठनिक तौर पर करना पड़ते हैं, करते रहते हैं, क्योंकि मनुष्य है, बेहतर पतन सबका संभव है। इसलिए इस प्रकार की पद्धतियां, क्योंकि देशज पद्धति राजनीतिक दृष्टिकोण से, शासन व्यवस्था या राजनीतिक दल की व्यवस्था से इस देश में रही नहीं। लोकतंत्र का एक नया स्वरूप हमने 1952 से अपनाने का काम किया। संविधान लागू 1950 में हुआ, उसके बाद पहला चुनाव 1952 में हुआ, तब से लेकर अब तक तो हमने नई पद्धतियां विकसित, और इसमें तमाम प्रकार के नवाचार हो रहे हैं। कभी कांग्रेस भाजपा जैसी, कभी भाजपा कांग्रेस जैसी, कभी हमें सबको संभाल लेने जैसी बातें। हमने तो महबूबा से भी जम्मू कश्मीर में समझौता किया, जो बिल्कुल हम एक दूसरे, लेकिन हमें एक बड़ी लड़ाई लड़ना थी, 370 को लेकर हमारा एक लक्ष्य था, उसको साधना था, तो हमने वो भी किया। तो कई प्रकार के मामले हैं, मैं वो नहीं कहता, बिल्कुल मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, जी, मुझे अच्छा लगा कि आपने, जी बोल लीजिए, जल्दी से बोल लीजिए, वक्त कम है। संगठन की क्षमता को पहचानती है, समझती है, और उसको हमने और गति से नीचे तक बढ़ाने का काम किया है। हम घर घर भाजपा, हर घर भाजपा एक केवल स्लोगन नहीं है, नारा नहीं है, इसे हम जमीन पर उतारने का काम इन दोनों कर रहे हैं, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ, पूरी प्रामाणिकता के साथ। जी, बीजेपी की जो एक ताकत है, जो समीक्षक मानते हैं कि उसने नए को अपनाया और पुराने को, यानी अपनी दृष्टि और सोच को छोड़ा नहीं। बिल्कुल सही है कि उसने फिर पीडीएफ के साथ जाना पसंद किया, तमाम कटु अनुभवों को देखते हुए, लेकिन उसने 370 पे भी कायम रहना नहीं छोड़ा। कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में ये कितना सच है, ये भी समीक्षक जाने। मुझे याद आता है 1952-53 का एक समय, महाराष्ट्र में कहीं सेवा दल से आप जुड़े हैं योगेश जी। नेहरू जी ने सेवा दल के कार्यकर्ता की परीक्षा लेने के लिए बड़े कांग्रेस के अधिवेशन में बिना यहाँ पर जो पास था, जो लगा हुआ था बैनर, वो लगाए हुए घुसने की कोशिश की, तो उस कार्यकर्ता ने बिना झिझके उनको रोकते हुए कहा कि माननीय, आपको वो लगाना पड़ेगा पास, जो इस अधिवेशन में जाने के लिए जरूरी है। नेहरू जी ने मंद स्मित हास्य से कहा, जवान तुम मुझे नहीं पहचानते हो? उन्होंने कहा, मैं आपको बिल्कुल पहचानता हूं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन यहाँ की जो नियम प्रक्रिया है आपको वैसे ही जाना होगा। और नेहरू जी ने उसकी पीठ थपथपाई और वो गए। आज ये कांग्रेस सवाल अपने से पूछे, बीजेपी भी पूछे कि क्या प्रधानमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष या मुख्यमंत्री को ऐसे किसी कार्यक्रम में क्या इसके आधार पर रोका जा सकता है? जी योगेश जी। शरद जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने गुरुवर को याद किया। मैं भी अपनी माँ गुरुवर को याद करता हूँ, जो 5 विषयों में एमए थी, समाजशास्त्र भी था उनका, हिंदी साहित्य भी रहा है। उन्होंने एक ही बात मुझे कही है कि बेटा, जब भी रहो तो वास्तविकता में रहो, आवरण में ना रहो, और यही वास्तविकता आपकी शक्ति बनेगी। मुझे बहुत खुशी होती कि माँ के प्रेरणादायक शब्द
आज मैं स्वाभिमानी इसलिए महसूस करता हूं कि सेवा दल का मैं प्रमुख हूं, कि सेवा दल में जो कुछ भी है, साक्ष्य है सामने, वो वास्तविक है और यही वास्तविकता कांग्रेस की आवश्यकता है। और ये आवश्यकता के कारण जैसे जैसे इसका प्रादुर्भाव होता है और संगठन की चेतना जानती है, आज मैं हजारों लाखों कार्यकर्ताओं को देखता हूं जो किसी आवरण में नहीं है और वही कांग्रेस की शक्ति बने हुए हैं। कांग्रेस के बारे में विचार आता है, कांग्रेस गई, कांग्रेस समाप्त हो गई, 77 के बाद कहा गया है, 91 के बाद कहा गया, लेकिन कहीं ना कहीं से एक वास्तविक शक्ति है जिसको हम नैसर्गिक शक्ति कहेंगे। वो कांग्रेस का सच्चापन है, कांग्रेस का सहिष्णुता है, कांग्रेस की उदारवादिता है, कांग्रेस का धर्मनिरपेक्षवाद है और कांग्रेस का सबसे बड़ा जो सिद्धांत है कि समाज के अंतिम व्यक्ति की सेवा के लिए कार्य करना और जनता के लिए कार्य करना है, यही कांग्रेस की नैसर्गिक शक्ति है। हाँ, ये जरूर है कि हमारे नेता जो नील कंठेश्वर बनकर यदि जाकर कार्यकर्ताओं के बीच में इन बातों को कहराते हैं तो आज जज्बाती तौर पर लोग तैयार हैं। मैं बोलता हूं कि नेता यदि एक शब्द कहता है तो ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है शरद जी, कि हजारों कार्यकर्ता हाथ उठाकर कहते हैं कि हम कांग्रेस के साथ हैं और हम कांग्रेस के साथ। और यही चमत्कार जब होता है तो भारतीय जनता पार्टी जैसे संगठन जो सिर्फ धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं वो एकदम विस्मित हो जाते हैं कि ये शक्ति कहां से आई है। ये आएगी 2018 में शक्ति आई है, 2023 में आएगी, क्योंकि आएगी कि कांग्रेस का अपना एक नैसर्गिक एजेंडा है और हम उसी पर रहेंगे, और उसी पर कार्य करेंगे। बिल्कुल, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये किसी को भी नहीं विस्मृत करना चाहिए कि दुनिया में वामपंथ का एक बहुत बड़ा किला होता था सोवियत संघ, जो टूटा 80 के दशक में, और उस समय पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त के नारे लगे रूस में, और जिस तरह से वहाँ हमने लेनिन की मूर्तियों को गिरते हुए देखा, पश्चिम बंगाल में भी ये किला ध्वस्त हुआ और दुनिया के कुछ अन्य मुल्कों में भी ये किला ध्वस्त हुआ। समाजवाद इसके पहले ही साथ छोड़ चुका था, अगर उसको शासन तंत्र की बात करें। यानी विचारधारा का जो मूल स्वरूप आज बचा है वो बचा है, जो कहीं ना कहीं इन तीनों चारों समन्वय के साथ समाजवाद, उदारवाद, अपना मूलवाद, इन सब को साध कर और इनके साथ एक नया समीकरण तैयार करके जो आगे बढ़ रहा है वो चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जा सकता है कि उसने पुराना छोड़ा नहीं है और नए को अपनाने से पीछे नहीं हटी है। कांग्रेस के कुछ द्वंद्व रहे हैं लेकिन वो तेजी से उभरने की कोशिश कर रही है। यही सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है कि आपने ये सीख लिया तो सब सीख लिया। बहुत शुक्रिया योगेश जी, बहुत शुक्रिया रजनीश जी, बहुत शुक्रिया मनोज जी। आगे देखिए अफसरनामा, और आज अफसरनामा में एक महत्वपूर्ण जिला हर दृष्टि से छिंदवाड़ा, उसकी युवा महिला IAS अधिकारी और कलेक्टर शीतला पटले के साथ अफसरनामा जरूर देखिए। नमस्कार।